नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा और मैं उमाशंकर सिंह। और हम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में, जहाँ पर यहाँ इस वक्त जो विदेश मंत्री हैं G20 के, उनकी बैठक हो रही है। और ये सबसे ज़्यादा विदेश मंत्री अगर G20 में कहें तो इस वाली बैठक में जुटे। और इसलिए यहाँ दुनिया भर की जो मीडिया है, जो तकरीबन 200 के आसपास जो पत्रकार हैं दुनिया भर से, वो यहाँ पर जुटे हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा अहमियत है G20 की, और भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर जो 20 देश हैं भारत समेत, उनके तो विदेश मंत्री हैं ही, इसके अलावा 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। और जो 13 अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ इस बैठक में मौजूद हैं। और भारत की उम्मीद ये है कि कोरोना के बाद और इस तरह से जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसकी छाया में दुनिया के लिए आखिर क्या किया जा सकता है। आर्थिक विकास जो है उस पर यहाँ पर बात होगी, फूड सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर बात होगी, मल्टीलैटरलिज्म को लेकर बात होगी, जिसके बारे में हम लगातार यूएन में सुनते रहे। काउंटर टेरर, जो नई तकनीक के जरिए जो आतंक किया जा रहा है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, इस सब को लेकर बात होगी। लेकिन एक छाया जो है रूस यूक्रेन युद्ध की, वो इस पर भी पड़ रही होगा। जी बिल्कुल। और पिछले 2 साल से ये जो साया है रूस यूक्रेन युद्ध का, इस युद्ध को हालांकि अभी 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन पिछले साल नवंबर में जब बाली में ये समिट हुआ था, तो उसमें भी उसका जो साया है वो देखने को मिला था। अहम बात यह है कि G20 का जो गठन है वो हुआ इसलिए था ताकि दुनिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, आर्थिक मुद्दों पर एक सहमति बनाकर और दुनिया को प्रगति की राह पर धकेला जा सके। और जो G20 कंट्रीज हैं, जो 85% इकोनॉमी है दुनिया की, वो इन्हीं G20 देशों के पास है, और इसलिए बहुत ही ताकतवर संगठन है। तो अब लेकिन जो ये साया यूक्रेन रूस युद्ध का पड़ रहा है, उसकी वजह से सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है कि क्या एक साझा बयान इस विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई थी बेंगलुरु में, उसके बाद निकलकर साझा बयान नहीं आया, तो इसलिए आशंका इस बात को लेकर बलवती हो गई है कि यहाँ आता है या नहीं आता है। हालांकि भारत की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए जिसमें रूस, चीन और जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, ये सभी जो हैं वो उस पर एक सहमत हो। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार होगा कि कोई अगर साझा बयान जो पूर्ण सर्वसम्मति से नहीं आता है। भारत के सामने सारे विकल्प खुले हैं, और भारत इस बात से भी संतुष्ट होगा कि बाकी चीज़ों के बारे में जो इम्पैक्ट पड़ा है रूस यूक्रेन युद्ध का, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या बाकी खाद्य सुरक्षा को लेकर कितने देश काफ़ी परेशान हुए हैं, भारत अपनी तरफ से मदद करता रहा है। तो अगर उस पर भी बात होती है और उस पर भी बिंदुओं पर कुछ सहमति बनती है, तो भारत के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। लेकिन सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि भारत किस तरफ खड़ा है, क्या वो रूस के पक्ष में खड़ा है या फिर वो पश्चिमी देशों के पक्ष में खड़ा है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी उमा कि भारत जो है वो एक अपना स्टडीड और बिल्कुल कैलकुलेटेड स्टैंड लेकर खड़ा है। लेकिन वो ये ज़रूर कह रहा है, जैसा पीएम मोदी ने कहा था प्रेसिडेंट पुतिन को, कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का वक्त नहीं है। उस पर रहते हुए दुनिया भर के लिए क्या किया जा सकता है, वो भारत यहाँ पर G20 में भी देख रहा है। और जो प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान है, जो उन्होंने कहा था राष्ट्रपति पुतिन को, उसको एक जगह भी मिली जब बाली समिट के बाद जो एक साझा बयान जारी हुआ उसमें। हालांकि एक अलग बात है कि जो 2 पैराग्राफ, जो कि तीसरा और चौथा पैरा है, जो कि यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश हुई, उस पर रूस और जो चीन है वो सहमत नहीं हुआ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये कि जो G20 की महत्ता इस बात को लेकर है कि आर्थिक सहयोग के तौर पे कैसे दुनिया के देशों को आगे बढ़ाएं, और जो काउंटर टेररिज्म है वो भी उसका एक बड़ा एस्पेक्ट है। क्योंकि भारत जो है लगातार आतंकवाद के खतरे झेलता रहा है, आतंकियों के निशाने पे रहा है। खासतौर पे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ से आतंकवाद को जो फंडिंग वहाँ पर होती है, और उसको किस तरह से रोका जाए, तो ये सारे जो विषय हैं वो काफ़ी अहम हैं। और इन सब बातों पे जो एक सहमति यहाँ पे बनेगी और जिस तरह से एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। लेकिन जहाँ तक भारत की स्थिति की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार इस युद्ध के शुरुआत के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की है, राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है, और दोनों को ये समझाने की कोशिश की है कि शांति के जरिए ही और बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान हो सकता है। और दोनों ही इस बात से सहमत भी नजर आए हैं। एक अलग बात है कि यहाँ क्योंकि एक डिवाइड दिखता है G20 में, अमेरिका वेस्ट वर्सेस जो यूक्रेन, माफ़ कीजिएगा, जो रूस है उसका, तो उस गैप को पाटना जो है वो एक चुनौती भरी बात होगी, खासतौर पे इस विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान।
अगर सतही तौर पर देखें तो एक अखाड़ा बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय, जो एक डिवाइड नजर आ रहा है इस युद्ध के कारण, उसमें यहाँ पर भी उसकी छाया साफ नजर आती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि भारत अपनी तरफ से लगातार कहता रहा है कि हमसे जो संभव हो सकेगा हम इस युद्ध को रोकने के लिए करेंगे, क्योंकि डायलॉग के जरिए, एक शांतिपूर्ण वार्तालाप के जरिए ही इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये फोकस भी लगातार रहेगा कि इसके कारण न सिर्फ रूस और यूक्रेन पर और उसके आसपास के देशों पर, बल्कि पूरी दुनिया पर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको भी देखना और समझना विदेश मंत्रियों के लिए ज़रूरी है, उसको भी एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक फोकस यहाँ पर ज़रूर है। साझा बयान को लेकर कई बातें हो रही हैं, लेकिन ये भी सच है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि साझा बयान आए ही, उसके भी कई विकल्प होते हैं। और अभी ये सिर्फ विदेश मंत्रियों की बैठक है, मिनिस्ट्रियल बैठक है। समिट जो है वो सितंबर में होना है। सितंबर में समिट होना है। और अगर हम देखें, जो इंडोनेशिया जब अध्यक्षता कर रहा था तो उस समय भी जो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसके बाद कोई साझा बयान नहीं आया था। जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी तब भी साझा बयान नहीं आया था। तो एक अलग ये बात है कि साझा बयान आता है या नहीं आता है, लेकिन जहाँ तक बात है कि इस युद्ध पे कैसे काबू पाया जाए, तो एकमात्र रास्ता जो है वो बातचीत का है, डायलॉग का है। और भारत इसको लगातार कहता रहा है, अलग अलग मंचों से कहता रहा है। और एक अहम बात ये भी है कि भारत ने पश्चिमी देशों को भी एक तरह से कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत जो है अपनी नीति पे चलेगा, अपनी जो राह है वो लेकर चलेगा और अपने लोगों के लिए राह लेकर चलेगा। क्योंकि पश्चिम के जो देश हैं लगातार भारत को रूस से तेल और गैस और इस तरह की चीज़ों, ऊर्जा को लेकर या दूसरे सौदों को लेकर कहते रहे। खासतौर पे तेल पे तो बड़ा उन्होंने इशू बनाया है और भारत ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि भारत की लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जो कुछ भी होगा वो करेगा। और रूस से लगातार तेल जो खरीद रहा है भारत, और उसमें इजाफा हुआ है, इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, कुछ रियायतें भी मिल रही है। तो भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि भारत अब पश्चिम के दबाव में नहीं आने वाला। और इसलिए यहाँ साझा कोई बयान निकल कर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, लेकिन भारत जो है आर्थिक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगा, ताकि उसके ज़रिए जो दुनिया के देशों की जो तरक्की है, पूरे इलाके की जो तरक्की है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि लगातार जो विदेश मंत्री हैं इस स्टेशन पर, वो ये कहते रहे हैं कि पश्चिमी देशों को ये समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि यूरोप की जो समस्याएं हैं वो बाकी दुनिया की समस्या हो और बाकी दुनिया की समस्या जो है वो यूरोप की समस्या ना हो। तो मतलब इसका ये है कि पूरी दुनिया एक है, वसुधैव कुटुंबकम जो इसका थीम है G20 का, जो भारत ने इस बार अध्यक्षता की है और कर रहा है, तो वो एक चीज़ दूसरे तरीके से भी ये समझाने की कोशिश है कि सबको साथ लेकर अगर चलेंगे तभी आगे चल सकते हैं। और युद्ध का इम्पैक्ट जो है सिर्फ 2-4 देशों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और रूस जो है वो काफ़ी पुराना साझेदार रहा है भारत का, और अमेरिका जैसे देशों के साथ भी रणनीतिक साझेदारी भारत की जो है वो बढ़ी है। तो ऐसे में अब G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत के पास है इस साल, तो ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक है अहम पड़ाव है। और समिट, जैसा कि आपने बताया कि वो सितंबर में है, तो अभी एक लंबा सिलसिला चलना है और देखना है कि इस पूरे साल के दौरान क्या कुछ निकल कर आता है और कैसे एक गैप जो है उसको पाटने की कोशिश। चलिए, यहाँ से लगातार ये खबरें हम आपको G20 को लेकर दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।